6 फरवरी साल 2014 5 लोग दुनिया की सबसे खतरनाक और चैलेंजिंग केव डाइविंग करने का प्लान बनाते हैं। इस एडवेंचर के लिए इन्होंने नॉर्वे में मौजूद एक खतरनाक केव प्लूरा ग्रोटा को चुना। प्लूरा केव पहले से ही बदनाम थी क्योंकि प्लूरा केव के अंदर पहले भी कुछ ऐसे हादसे हो चुके थे जिनमें लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। लेकिन बावजूद इसके इन 5 लोगों ने केव डाइविंग के लिए इसी खतरनाक केव को चुना। आप इस केव के मैप को देखिए जिसमें इस केव में घुसने के लिए ये 2 एंट्रेंस हैं। इस केव का सबसे खतरनाक हिस्सा ये वाला है जो कि सतह से लगभग 430 फीट गहरा है और नॉर्दर्न यूरोप की ये सबसे बड़ी केव है जो पानी से भरी हुई है और ये केव 3 किलोमीटर तक लंबी है। आप ये मानकर चलिए कि किसी आम इंसान का इस केव में जा पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इन 5 लोगों ने इसी केव को चुना। इसका कारण ये है कि ये 5 लोग सर्टिफाइड केव डाइवर्स थे जो पहले भी इस तरह की खतरनाक केव्स में जा चुके थे और इन 5 में से 2 लोग ऐसे थे जो इस केव में पहले भी जा चुके थे। पिछली बार ये दोनों लोग केव के इस रास्ते से घुसकर केव को एक्सप्लोर करते हुए इस वाले रास्ते से बाहर निकले थे। इस वजह से ये और ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इस केव में जाने के लिए। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। केव में जाने वाले ये 5 बहादुर लोग हैं पैट्रिक, काय, वेसा, जारी एच और जारी यू। और पैट्रिक और काय वो लोग हैं जो इस केव में पहले भी जा चुके थे, तो ये दोनों ही लोग इस मिशन को लीड करने वाले थे। लेकिन इस बार इन्होंने इस एडवेंचर को और ज्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए केव के इस वाले रास्ते से एंट्री करने के बजाय प्लूरा लेक वाले इस रास्ते से एंट्री लेकर इधर से बाहर निकलने की सोची। ये 5 लोग इस एडवेंचर को करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। अगर प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चलता तो ये इस पूरी केव एक्सप्लोरिंग को सिर्फ 5 घंटों में ही पूरा कर सकते थे। इस केव में जाने के लिए इन्होंने 2 टीम बनाई। पहली टीम में पैट्रिक और जारी एच थे और दूसरी टीम में काय, वेसा और जारी यू थे। अब चूंकि पैट्रिक और काय पहले भी इस केव में आ चुके थे तो पहली टीम को पैट्रिक लीड कर रहे थे और दूसरी टीम को काय लीड कर रहे थे। प्लान कुछ ये था कि पहले पहली टीम केव के अंदर जाएगी और उसके 2 घंटों के बाद दूसरी टीम केव में एंट्री लेगी। दरअसल दूसरी टीम केव के अंदर 2 घंटों के बाद इसलिए जाएगी क्योंकि जब पहली टीम केव के अंदर प्रवेश करेगी तो उसकी वजह से पानी में हलचल होने की वजह से पानी गंदा हो जाएगा, तो पानी को फिर से साफ होने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, तब दूसरी टीम पानी में प्रवेश कर सकती थी। इस मिशन को शुरू किया जाता है। तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था। ये 5 लोग प्लूरा लेक पर पहुंचते हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लेक के ऊपर बर्फ की एक मोटी चादर बन चुकी थी। प्लूरा केव में घुसने के लिए सबसे पहले इन्हें इस मोटी बर्फ को तोड़ना था। पैट्रिक ने चेनसॉ का इस्तेमाल करके बर्फ को एक ट्रायंगुलर शेप में काटा जिसके नीचे पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा और क्रिस्टल क्लियर था। पैट्रिक और जारी एच दोनों लेक में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे प्लूरा केव में घुसते जाते हैं। उन्होंने अपने अंडर वाटर स्कूटर को चालू किया जिससे वो कम एनर्जी खर्च करके इस एडवेंचर का लुत्फ उठा सकें। इनकी शुरुआत ठीक रहती है लेकिन इन्हें क्या पता कि कुछ ही समय में सब कुछ बदलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पैट्रिक, जिसके साथ पहले भी 2 बार ऐसी घटनाएं घट चुकी थीं जिनमें परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गईं कि उसे 2 बार अपने क्रू मेंबर्स की जान गंवानी पड़ी थी। उन घटनाओं की वजह से पैट्रिक को बहुत धक्का भी लगा था, लेकिन पैट्रिक पास्ट के उन हादसों को भुलाकर आज इस नए सफर पर आगे बढ़ रहा है। ये एडवेंचर कितना खतरनाक होने वाला था इस बात को ये लोग भी भली भांति जानते थे। इस वजह से इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए ये सभी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले गियर्स अपने साथ लाए थे और श्वास लेने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे थे एक क्लोज्ड सर्किट गियर जिसे रीब्रीदर बोला जाता है। जैसा कि आप जानते ही हो कि जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। और एक रीब्रीदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इस एक्सहेल्ड हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल्टर किया जाता है और उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है और डाइवर्स उस ऑक्सीजन को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रीब्रीदर टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि डाइवर्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ नहीं ले जाना पड़ता और डाइवर्स लंबे समय तक पानी के अंदर गोता लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही एडवांस क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी वो मेल फंक्शन भी कर जाती है। इस वजह
वजह से ये दोनों लोग बैकअप के लिए एक एक्स्ट्रा रीब्रीदर और एक ओपन सर्किट गैस सिलेंडर अपने साथ लेकर चल रहे थे। रीब्रीदर टेक्नोलॉजी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। अगर डाइवर जल्दी जल्दी सांस लेने लगे तो रीब्रीदर का फिल्टर ठीक से काम नहीं कर पाएगा और वो जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर नहीं कर पाएगा, जिससे डाइवर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से इनहेल करने लगेगा, जिससे बॉडी पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड में घुलने की वजह से चक्कर आने लगते हैं, कंफ्यूजन होने लगती है और अंत में मौत भी हो जाती है। इस सिचुएशन को हाइपरकैप्निया बोला जाता है। पैट्रिक और जारी एच धीरे धीरे केव की गहराई में जाते जा रहे थे और वो इस स्लोप से डाइव करते हुए इस 250 मीटर लंबे एयर चैम्बर में प्रवेश करते हैं। अभी तक तो इनकी यात्रा ठीक रहती है, लेकिन अब ये इस केव के सबसे खतरनाक हिस्से में प्रवेश करने वाले थे और ये इस केव का सबसे ज्यादा गहरा भाग था। केव की इस गहराई में पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे ये दोनों डाइवर्स केव के सबसे डीपेस्ट वाले पार्ट में प्रवेश कर चुके थे। इस गहराई में आकर उन्होंने अपने अंडर वाटर स्कूटर को बंद कर दिया, क्योंकि वो इस जगह पर केव की ब्यूटी को निहारना चाहते थे। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। अब इन दोनों को केव की इस गहराई से बाहर निकलना था, जिसके लिए उन्हें इस सकरे रास्ते से होकर ऊपर जाना था, जो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर था। पैट्रिक आगे चल रहा था तो उसने इस 90 डिग्री के सेक्शन को पार किया और ऊपर जाने लगा। जारी एच को उसके पीछे आना था। पैट्रिक थोड़ा ऊपर आकर जारी के पीछे आने का वेट करता है, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि जारी के सिर पर लगी लाइट इधर उधर तेजी से मूव कर रही है। ऐसा लग रहा था मानो जारी पैट्रिक को अपने पास बुलाना चाहता हो। पैट्रिक जारी एच के पास आता है और देखता है कि जारी पूरी तरह से पैनिक हो चुका है, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी श्वास ले रहा है। पैट्रिक देखता है कि जारी आखिर इतना छटपटा क्यों रहा है। तभी पैट्रिक को दिखाई देता है कि जारी के स्कूटर की केबल दो पत्थरों के बीच फंस चुकी है और जारी बार बार उस केबल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इस पैनिक की वजह से जारी इतनी जल्दी जल्दी श्वास ले रहा था कि उसका रीब्रीदर का फिल्टर कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जारी पैट्रिक से बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करता है। पैट्रिक जारी की मदद करता है और उसे अपने रीब्रीदर को भी देता है। धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में लग रही थी। तभी जारी अपने खुद के रीब्रीदर पर स्विच करता है, लेकिन अचानक जारी के हाथ से उसका रीब्रीदर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से जारी पैनिक में केव के ठंडे पानी को अपनी सांसों के साथ इनहेल कर लेता है और जारी छटपटाने लगता है। पैट्रिक को समझ आ जाता है कि अब जारी नहीं बच सकता और पैट्रिक अब इमोशनली चैलेंजिंग डिसीजन लेता है और जारी एच को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब परेशानी ये थी कि इतनी गहराई में उसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए बहुत ज़्यादा समय गुजर जाता है, जिस वजह से पैट्रिक के लिए डीकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा बढ़ता जा रहा था। दरअसल होता यह है कि जब कोई डाइवर पानी के अंदर जितनी ज़्यादा गहराई में गोता लगाएगा तो प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी के टिश्यू ज़्यादा से ज़्यादा गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और जितनी देर तक वो उस गहराई में रहेगा तो उसकी बॉडी के टिश्यू उतनी ही ज़्यादा गैस को एब्जॉर्ब करेंगे। अब चूंकि पैट्रिक इतनी गहराई में इतनी देर तक रुक चुका था, तो जब उसने अपने डाइव कंप्यूटर को देखा तो वो बता रहा था कि पैट्रिक को डीकम्प्रेशन सिकनेस से बचने के लिए उसे धीरे धीरे पानी से बाहर निकलना होगा और इस ठंडे पानी में अब उसे 400 मिनट तक और गोता लगाना होगा। डाइव कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस वार्निंग को देखकर पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इस घटना से ठीक पहले डाइव कंप्यूटर सिर्फ 120 मिनट ही दिखा रहा था और ये सब घटना घट रही थी सतह से 430 फीट की गहराई में और अब तक 2 घंटे गुजर चुके थे। दूसरी टीम जो अभी बाहर थी उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि केव के अंदर आखिर क्या चल रहा है। 2 घंटों के बाद दूसरी टीम के ये तीनों लोग भी प्लूरा केव में गोता लगाते हैं और उन्हें करीब 1 घंटे से कम का समय ही लगा होगा कि वो तीनों केव के उसी डीपेस्ट वाले पार्ट में पहुंच जाते हैं। तीनों धीरे धीरे केव के डीपेस्ट एरिया को पार करते हुए उस 90 डिग्री के टर्न के पास पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक बीप की साउंड सुनाई देती है, जो कि जारी एच के इक्विपमेंट से आ रही थी।
इन तीनों डाइवर्स में वेसा सबसे आगे चल रहा था, काय पीछे और जारी यू दोनों के मिडिल में था। वेसा को जारी एच की बॉडी दिखाई देती है जो कि मर चुका था। यहाँ पर अब परेशानी ये थी कि जारी एच की वजह से केव का वो पतला वाला हिस्सा ब्लॉक हो चुका था और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि केव की इतनी गहराई में ये जितनी ज़्यादा देर रुकेंगे उतना ही ज़्यादा इनके लिए डीकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा बढ़ता जाएगा। इतनी गहराई में डिले होने की वजह से इन तीनों की हालत खराब होने लगी थी और इतनी गहराई में जारी यू के इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं। उसका रीब्रीदर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। जारी यू बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर से श्वास लेने की कोशिश करता है, लेकिन केव की इतनी गहराई में दबाव इतना ज्यादा था कि जारी यू इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और तड़प तड़प कर केव की उस गहराई में वो अपना दम तोड़ देता है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि सबसे आगे जारी एच की बॉडी रास्ते को ब्लॉक किए हुए थी। उसके पीछे वैसा इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। वैसा के पीछे जारी यू की बॉडी थी जिसने केव के डीपेस्ट वाले पार्ट को ब्लॉक कर रखा था और सबसे पीछे काय था। काय को समझ आ चुका था कि आगे केव में कोई न कोई बड़ी दुर्घटना घट चुकी है, तो इस वजह से काय फैसला लेता है कि वो अब आगे ना जाकर पीछे लौटेगा और काय पीछे की ओर लौटने लगता है। अब परेशानी ये थी कि काय के पास ऑक्सीजन की बहुत कमी थी और काय का डाइविंग कंप्यूटर डीकम्प्रेशन स्टॉप्स की वार्निंग दिए जा रहा था। मतलब अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर काय डीकम्प्रेशन सिकनेस से बचना चाहता है तो उसे धीरे धीरे इस केव से बाहर निकलना होगा, लेकिन उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो वो ऑक्सीजन की कमी से ही मारा जाएगा। तो काय ने फैसला लिया कि वो डीकम्प्रेशन सिकनेस का रिस्क लेगा और इस गुफा से तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर वैसा जैसे तैसे जारी एच की बॉडी को हटाकर आगे बढ़ता है। इधर काय इतनी तेजी से आगे बढ़ा था कि उसने अपने कई डीकम्प्रेशन स्टॉप्स को स्किप कर दिया था और वो एयर चैम्बर तक पहुंच चुका था। पहले तो काय को लगता है कि वो यहाँ पर रुके और रेस्क्यू टीम का वेट करे, लेकिन इस जगह पर रेस्क्यू करने की भी उम्मीद बहुत कम थी। अब सिचुएशन कुछ इस प्रकार थी कि पैट्रिक, वेसा और काय तीनों इस केव से बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन तीनों को कोई आइडिया नहीं था कि इस दुर्घटना में कौन कौन मारा जा चुका है और कौन कौन बचा है। पैट्रिक डीकम्प्रेशन सिकनेस को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन काय और वैसा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी पैट्रिक को उसके पीछे से आती हुई रोशनी दिखाई देती है। दरअसल वैसा इतनी तेज चला था कि पैट्रिक के पास पहुंच चुका था। वैसा और पैट्रिक केव के दूसरी ओर से बाहर निकलते हैं। उन्हें लग रहा था कि जारी एच, जारी यू और काय ये तीनों इस केव में मारे जा चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर काय केव से बाहर निकलते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से बर्फ को काटकर इन्होंने इस केव में एंट्री ली थी। लेकिन तापमान इतना कम था कि जब तक काय यहाँ पर वापस लौटा तब तक वहां पर फिर से बर्फ जम चुकी थी। काय जैसे तैसे बर्फ को तोड़ता है और उस लेक से बाहर आता है, लेकिन काय को अभी तक ये नहीं पता था कि इस दुर्घटना में कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। काय को ऐसा लग रहा था कि वो अकेला ही इस दुर्घटना में जिंदा बचा है। काय अपनी गाड़ी के पास आता है और गाड़ी के इंजन को चालू करके उसमें रेस्ट करने लगता है। दरअसल काय ने 11.5 घंटों तक लगातार उस ठंडे पानी में डाइव किया था। इस वजह से काय शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुका था। कुछ घंटों के बाद वैसा और पैट्रिक भी गाड़ी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि गाड़ी की हेडलैम्प्स जली हुई हैं, जिसका मतलब था कि काय भी इस दुर्घटना में सरवाइव कर चुका है। इस घटना की न्यूज धीरे धीरे वायरल होने लगती है। ये तीनों इस हादसे के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोकल अथॉरिटीज ने जारी एच और जारी यू की बॉडी को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान भी चलाया, लेकिन उनकी बॉडी केव की इतनी गहराई में थी कि उन्हें वापस नहीं लाया जा सका। तो ऑफिशियल्स ने फैसला लिया कि अब उन दोनों की बॉडीज को वहीं पर ही दफन रहने दिया जाए और उन्होंने प्लूरा केव को सील कर दिया और वहां पर किसी का भी जाना बैन कर दिया। लेकिन पैट्रिक, काय और वेसा अपने दोस्तों की बॉडीज को बाहर निकालना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ प्रोफेशनल डाइवर्स की मदद लेकर अनऑफिशियली रेस्क्यू अभियान चलाया और अपने दोस्तों की बॉडीज को बाहर लेकर आए।